So before starting this chapter, thermal properties of matter, पहले हमको ये समझना है कि भाई ये हीट क्या होती है और हीट एनर्जी क्या होती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था हीट क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है। हीट एनर्जी is the energy associated with thermal oscillations. Okay? Energy which is associated with thermal oscillations is called हीट एनर्जी। और हीट क्या होता है? हीट इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, हीट क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। यानी हीट एनर्जी अगर ट्रांसफर हो रही हो तो उसे बोलेंगे हीट। और हीट एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद थर्मल ऑसिलेशंस। ये भी हम लोगों ने देखा था दैट ये जो हीट एनर्जी होती है, इन केस ऑफ हीट एनर्जी ऑसिलेशंस होते रहते हैं। एक एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, एग्जांपल अबाउट थर्मोस। थर्मोस में क्या होता है? एडियाबेटिक वॉल होती है। सपोज थर्मोस बना नहीं है ठीक से, बट मान लो ये थर्मोस है, इसमें गर्म पानी भरा हुआ है हम लोगों ने। अब इसके अंदर थर्मल ऑसिलेशंस होते रहते हैं। ओके, एंड इट मींस इट इज हैविंग हीट एनर्जी, बट दैट हीट एनर्जी इज नॉट एबल टू कम आउट। एडियाबेटिक वॉल होती है इसकी, so therefore it is called a, we can say it is having heat energy but not heat. ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। अभी देखते हैं टेम्परेचर के बारे में, बिकॉज ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर से ही हमको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट के पास हीट एनर्जी कितनी है। ओके, थर्मल ऑसिलेशंस क्या होते हैं? चलो मैं थर्मल ऑसिलेशंस बता देता हूँ। एक डाउट है किसी का, व्हाट आर थर्मल ऑसिलेशंस? सो दिस इफ वी सी इनसाइड अ मेटल, तो मेटल के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है, देयर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े ड्रॉ किए हुए, बट एक्चुअली दे आर वेरी वेरी स्मॉल, वी कांट सी। दीज आर सपोज आयंस, सब एक ही साइज के होते हैं और एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं इनसाइड अ मेटल। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इनका काम क्या है? पूरे दिन ऑसिलेट होना। ठीक है, दे ऑलवेज ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ऐसे ऐसे ऑसिलेट होते रहते हैं। तो इन सबके बीच में बॉन्ड होता है, पता है ना? वो मैंने बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, दैट दे आर एट अ स्पेसिफिक डिस्टेंस कॉल्ड आरओ। सबके बीच में डिस्टेंस आरओ होता है। अगर मैं डिस्टेंस आरओ से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम आरओ, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली दे विल कम नियर टू ईच अदर, और अगर वो नजदीक आ जाते तो ऑटोमेटिकली दूर चले जाते हैं। सो इमेजिन these are two molecules। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स है। दो मॉलिक्यूल्स में अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं, द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय आरओ, फ्रॉम आरओ, तो दे विल कम नियर टू ईच अदर। और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं देन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जब ये ऑसिलेशन होगा, ठीक है, वी कैन इमेजिन एज इफ देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स बिटवीन देम। बहुत सारी स्प्रिंग्स है, ऐसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी स्प्रिंग्स है, वी कैन इमेजिन लाइक दैट। वैसे बहुत सारी स्प्रिंग्स हो, तो जैसे हम लोग इसको हीट करेंगे, जैसे ये जो ऑसिलेशन है ना इसके, ये फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, इट विल ऑसिलेट फास्टर। अगर ये फास्ट ऑसिलेट हो रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये इसको भी डिस्टर्ब करेगा थोड़ा बहुत, तो ये भी फास्ट ऑसिलेट होगा। तो यहाँ पे ये जो इसका ऑसिलेशन हो रहा है ना ड्यू टू द हीट एनर्जी, उसी को बोलते हैं थर्मल ऑसिलेशन। तो ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स है पूरे मटेरियल के अंदर, वो सारे के सारे अबाउट देयर मीन पोजीशन दे विल ऑसिलेट, एंड दोस आर कॉल्ड
थर्मल ऑसिलेशंस। जितनी हीट एनर्जी ज्यादा देंगे उतने ही थर्मल ऑसिलेशन ज्यादा होंगे। बहुत सारी हीट एनर्जी देने के बाद ये बॉन्ड टूट के ये मॉलिक्यूल जो इधर से उधर ऐसे ऐसे जा सकते, जैसे वाटर बॉयल होता है ना, तो वाटर के अंदर ऐसे बॉन्ड नहीं होते, ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, फिर वो एक दूसरा वाला मॉलिक्यूल नीचे आता है, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, जिसे बोलते हैं कन्वेक्शन। ये लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो मेटल के अंदर क्या होता है, देयर आर थर्मल ऑसिलेशंस। अगर इसको ठंडा करते जाए तो क्या होगा, ऑसिलेशंस बहुत ही धीरे हो जाएंगे एंड फाइनली दे विल स्टॉप एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे चले जाओ तो ये सारे के सारे ऑसिलेशन स्टॉप हो सकते हैं। ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे थर्मल ऑसिलेशंस टोटली जीरो हो जाते हैं, जो अभी तक हमको नहीं मिला है। ठीक है, आपके पास अभी ये इन्वेंट या डिस्कवर करने का अभी चांस है। -273.15 लेबोरेटरी में करो या कुछ भी करो, अगर ये अचीव कर ले तो बहुत सारे आगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरी हो सकती है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो हीट एनर्जी उसको मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग अ स्केल विच इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर यूज करते हैं। टेम्परेचर के 3 स्केल्स है, 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लिखते। ओके, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन सब के बीच में क्या कन्वर्जन होता है वो आपको आना चाहिए। जैसे अगर TC इज अ टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर इन सेल्सियस, TF टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और TK if it is a temperature in Kelvin, it is temperature in Kelvin, तो तीनों के बीच में ये रिलेशन होगा। सबसे पहले फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन बता देता हूँ। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32 + 9/5 TC। दिस इज रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ये होता है 32 + 9/5 TC। एंड टेम्परेचर इन केल्विन is 273.15 plus the temperature in Celsius is the temperature in Kelvin। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में हमको ये यूज करना है, TK इज इक्वल टू 273 ही लेना है। ठीक है, 0.5 को नहीं लेना है। न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे, एक्चुअली जब थियरी में यूज करेंगे तो ये वाला वैल्यू यूज करना है। ये फ़ारेनहाइट में FA आएगा ना शायद, फ़ारेनहाइट अब सी फ़ारेनहाइट, मुझे की स्पेलिंग अभी भी गलत लग रहा है, फ़ारेनहाइट। ओके सही है, फ़ारेनहाइट, हाँ सेल्सियस तो सही है। So these are the relations between Kelvin temperature, Kelvin or Celsius. Now tell me a unique temperature at which TF is equal to TC। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर इन सेल्सियस कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों सेम होते हैं। टेल मी दैट टेम्परेचर, ये दोनों कब सेम हो जाते हैं। पहले ये लिख लो रिलेशन, उसके बाद फाइंड करके बताओ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। तो देखो ऐसा होगा, TF इज इक्वल टू 32 + 9/5 TC। TF इज इक्वल टू 32 + 9/5 TC। TF और TC दोनों सेम हो जाते, तो आई कैन राइट TF इज इक्वल टू 32 + 9/5 TF, बिकॉज TF TC दोनों सेम हो गए। therefore TF - 9/5 TF is equal to 32। therefore -4/5 TF is equal to 32। 4 8 32 होता है, 5 8 40 होता है। TF will be
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखो या फिर -40 डिग्री सेल्सियस लिखो, ये दोनों सेम होता है। ओके, तो -40 डिग्री सेल्सियस हो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, बोथ आर सेम। केल्विन और ये जो है ना वो प्लस वाला रिलेशन है, तो उसमें ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा। अभी प्लस तो था ही, लेकिन ये 9/5 ही था, इसलिए ऐसा हो सकता है। केल्विन और सेल्सियस कभी भी सेम नहीं होंगे, बिकॉज दे आर हैविंग अ लीनियर रिलेशन, यानी प्लस वाला रिलेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे की जो थियरी है, इट इज ऑल अबाउट थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन में डायरेक्ट अगर आप लोग मान लेते हो कि भाई चलो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, ओके, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर ये आपके दिमाग में बैठ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एनसीईआरटी में इसी के बेस पे आगे हम लोग जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको प्रूव करके बताओ, प्रैक्टिकली नहीं बट थियोरिटिकली, कि ये ऑब्जेक्ट को गर्म करने से वॉल्यूम इंक्रीज कैसे हुआ, तो वी कैन टेक, आई कैन टेक सम 20 मिनट्स मोर टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तो आप लोगों के ऊपर है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए हाउ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो मैं बताऊंगा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल में शायद काम आ सकता है। और आपको ये मान लेते हो, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली कहीं देखा हो कि भाई ऑब्जेक्ट को हीट करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, देन वी कैन गो विद दिस। तो हमारी 20 मिनट मैं आपको नहीं बता, चलो मैं बता देता हूँ। यस, एवरीवन आर क्यूरियस, तो बता देता हूँ कि ये कैसे इंक्रीज होता है। 20 मिनट ज्यादा जाएगी बट मजा आएगा। चलो तो मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट को हीट करने से टेम्परेचर, सॉरी यस, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है। इसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, ये तो आपको पता ही होगा, व्हेन दीज आर टू मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, RO। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज RO। अगर इसको हीट करेंगे तो ये दोनों दूर चले जाते हैं। ओके, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑसिलेट होंगे। ठीक है, दे विल ऑसिलेट मोर फास्टर, दे विल ऑसिलेट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट होगा और ये वाला जो है वो भी ऑसिलेट होगा। बट ऑसिलेशंस का जो टाइप होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। क्यों होगा, बिकॉज जब ये नजदीक आएगा ना, एट दैट टाइम दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स, दैट विल बी रिपल्सिव। क्यों रिपल्सिव, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। रिपल्सिव फोर्स इज जनरली ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, पता है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। याद आ रहा है सबको। तो अकॉर्डिंगली जब ये नजदीक आएंगे, दैट टाइम रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव वाला फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ओके, जब ये मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, दे व्हेन दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, तो भी फोर्स, ये रिपल्सिव वाला जो है ना फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज व्हेन दे आर एट अ वेरी फार डिस्टेंस, तो ये जो पता है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ज्यादा रेंज तक वो नहीं लग सकता। एज ए रिजल्ट जब ये दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही कम होगा। जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, इट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत ही दूर हो, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, व्हेन दीस टू मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, एट दैट टाइम दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके, बिकॉज ग्रेविटेशनल इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लग रहा है वो वीक होगा। ठीक है, फार हो तो कैसा लगेगा, इट विल बी अ वीक फोर्स। बट जैसे जैसे ये नजदीक आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक पॉइंट पे आने के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्टिव हो जाएगा, और नजदीक लाने पे एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। उस डिस्टेंस को बोलते हैं RO। तो RO वाला डिस्टेंस कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों बैलेंस कंडीशन में होते हैं। अगर मैं डिस्टेंस इससे कम कर देता हूं तो क्या होगा, दे विल रिपेल ईच अदर, और अगर दूर ले जाता हूं तो क्या होगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। So if these are two molecules, if they are remaining at a distance RO,
उसका मीनिंग क्या होगा, आर डिस्टेंस पे जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। दिस टू फोर्सेस आर इन बैलेंस्ड कंडीशन। अब यानी हम लोग ऐसा स्प्रिंग इमेजिन कर सकते हैं दोनों के बीच में। जब नजदीक आएंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, जब दूर ले जाए तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। पर ये जो स्प्रिंग मैंने बनाई ना कुछ अलग टाइप की होगी। क्यों? बिकॉज जब दूर जाएंगे एट दैट टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक लगता है, और नजदीक आ जाएंगे एट दैट टाइम रिपल्सिव फोर्स वाला बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो फटाफट से उसको दूर कर देगा। तो वी कैन इमेजिन एज इफ देयर आर टू स्प्रिंग्स। ध्यान देना, यहाँ पे दो स्प्रिंग इमेजिन करनी पड़ेगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ स्ट्रांग फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। इसलिए मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ लाइक दिस। दिस इज अ स्प्रिंग, जैसे वो बाइक के जंपर्स की स्प्रिंग होती है ना, वैसी वाली स्प्रिंग है ये बाइक के जंपर्स वाली स्प्रिंग है, एकदम हार्ड स्प्रिंग है ये। दीज आर द मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा वाला मॉलिक्यूल, and they are connected with the help of a spring, सॉफ्ट स्प्रिंग, वो पेन के रिफिल के अंदर जैसी स्प्रिंग आती है वैसी वाली स्प्रिंग से ये अटैच्ड है। ये वाली स्प्रिंग मान लो इसके अंदर से पास हो रही है लाइक दिस, ओके। सो व्हेन दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सुना ये सॉफ्ट स्प्रिंग है, ठीक है। ग्रीन वाली जो स्प्रिंग है इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट। जब ये दूर होंगे एट दैट टाइम क्या होगा, ग्रीन वाली स्प्रिंग एक्टिवेट होगी और उसको धीरे धीरे नजदीक ले आएगी, और नजदीक ले आने के बाद जब यहाँ पे आ जाए, व्हेन द मॉलिक्यूल इज एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, अगर ज्यादा नजदीक ले जाए तो हार्ड वाली जो स्प्रिंग है वो एक्टिवेट होगी, उसको जल्दी से दूर कर देगी। तो एज ए रिजल्ट ये इसी डिस्टेंस पे रहेगा लाइक दिस। ये कंडीशन में दोनों फोर्स बैलेंस्ड है। अगर दूर ले जाएंगे तो वो ग्रीन वाली स्प्रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, नजदीक ले आओ तो रेड वाली स्प्रिंग। तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, फोर्स का ग्राफ, देखो स्प्रिंग के लिए अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 6th चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा था। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू वर्सेस एक्स का ग्राफ। और ऐसा नहीं था, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा था। ई ग्राफ का क्या मीनिंग है, अगर स्प्रिंग को खींचते हैं, यू का इक्वेशन क्या होता है, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स अगर एक्स जो है वो +3 हो या एक्स अगर -3 हो, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा तो दोनों केस में एनर्जी सेम अमाउंट में स्टोर होगी। तो ग्राफ जो है ना दोनों साइड सिमेट्रिकल होता है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल लाइक दिस, इज दिस ग्राफ। तो दोनों साइड से अच्छी सिमेट्री बनेगी लाइक दिस, ओके। ग्राफ में अच्छे से सिमेट्री बनेगी। काट देते पोर्शन, अभी कुछ परफेक्ट लग रहा है। So there is a symmetry from both sides. तो ये पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड और ये पॉइंट पे, ठीक है, दोनों साइड का जो लेवल होता है वो दोनों सेम होता है। इफ दिस इज मान लो -3, दिस इज सब +3, दोनों केस में इक्वल एनर्जी स्टोर होगी। बट ये जो बना रहा हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाली जो स्प्रिंग होगी, अगर ये ड्यूअल वाली स्प्रिंग हो तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। अगर मैं इसको खींचता हूँ यानी +x करता हूँ तो एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसको मैं कंप्रेस करता हूं तो क्या होगा, तो भी एनर्जी इंक्रीज होगी लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ग्राफ जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और ऊपर चला जाएगा। क्यों? बिकॉज कंप्रेस करते वक्त ये वाली स्प्रिंग ज्यादा एक्टिव होगी, कौन सी, रेड वाली स्प्रिंग। तो जब डिस्टेंस नजदीक आएगा यानी डिस्टेंस नजदीक आने नेगेटिव हो जाएगा, एट दैट टाइम ये हार्ड वाली स्प्रिंग की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर होगी। मान लो ये डिस्टेंस है हम लोगों ने खींचा तब ये था +3, जब माइनस में किया तब ये भी -3 है, बट -3 पे एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्टोर हो जाएगी। सो इफ यू सी दिस ग्राफ, तो ग्राफ दोनों साइड से सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है इस केस में, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? बोलो जब ये ऑसिलेट होगा एंड दिस ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन
कौन सा फोर्स ज्यादा लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? यस, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर मान लो फाइनल जो डिस्टेंस होगा वो आरओ से ज्यादा होगा या कम होगा, बोलो ग्रेटर देन आरओ या लेस देन आरओ? रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो फाइनल डिस्टेंस ग्रेटर देन आर होगा या लेस देन आर होगा? सही है, ग्रेटर देन आर होगा। तो चलो भाई आंसर मिल गया। इफ दे आर नॉट ऑसिलेटिंग, ठीक है, अगर ऑसिलेशंस नहीं हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर हो, ठीक है। बट अगर इसको मैं गर्म कर देता हूँ, ये सिस्टम को अगर मैं हीट कर देता हूँ, तो डिस्टेंस बढ़ेगा भी कम भी होगा, लेकिन आफ्टर ऑल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन आर हो। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे देयर विल बी थर्मल एक्सपांशन। ओके, देयर विल बी थर्मल एक्सपांशन एज अ रिजल्ट। किसी भी चीज को हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल ऑसिलेट होगा। ऑसिलेशन होते वक्त देखो फिर से बता देता हूँ, whenever we heat a substance, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स ऐसे 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 ऑसिलेट होंगे, ये भी ऑसिलेट होगा। और ऑसिलेशन के वक्त क्या होगा, जब दूर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्रीन वाली स्प्रिंग एकदम सॉफ्ट होती है। जब नजदीक आएगा एट दैट टाइम क्या होगा, जो रेड वाली स्प्रिंग है वो एक्टिवेट होके रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगाएगी। तो डिस्टेंस इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, बट इंक्रीज इन द डिस्टेंस इज मोर। क्यों? बिकॉज रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा। सो एज अ रिजल्ट, ओवरऑल डिस्टेंस की बात करें तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन आर ओ। किसी ऑब्जेक्ट को हीट करो, डिस्टेंस जो है वो आर ओ से बढ़ जाएगा, और आर ओ से बढ़ने की वजह से फाइनली जो होगा इट विल बी एक्सपांशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक्सपांशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपांशन। तो पहले बहुत सालों पहले ये सिलेबस में था, आई थिंक 10 साल पहले शायद ये सिलेबस में था, फिर निकाल दिया। बट इसके बेसिस पे कभी कभी रेयर केस में क्वेश्चन आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में। दिस इज अ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, ऐसा होता है लाइक दिस। ये ग्राफ ये सजेस्ट करता है दैट एट दिस पॉइंट attractive force F attractive is equal to F repulsive। रिपल्सिव और एट्रैक्टिव फोर्स दोनों सेम होते हैं। ये डिस्टेंस कितना होता है, ऑलवेज आर ओ, यानी आर ओ डिस्टेंस पे इफ द ऑब्जेक्ट्स आर एट अ डिस्टेंस आर ओ, ये दोनों फोर्सेस सेम होते हैं। अगर डिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज, तो ये जो है मॉलिक्यूल ये यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ। ओके, तो ग्राफ जब वहां पे जाएगा तो इस रीजन को हम लोग, ये जो नीचे वाला रीजन उसे बोल देते हैं अट्रैक्टिव वाला रीजन, अट्रैक्टिव, और ऊपर बोल देते हैं रिपल्सिव। तो द डिस्टेंस इज लेस देन आर ओ, ग्राफ ऊपर चला जाएगा, देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स, सॉरी रिपल्सिव फोर्स। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हो देयर विल बी अट्रैक्टिव। अगर U वर्सेस R एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करते तो एट डिस्टेंस आर ओ एनर्जी इज मिनिमम। मिनिमम का भी एक इक्वेशन था बहुत सालों पहले, बट निकल गया अभी। एनर्जी मिनिमम होती है, और वो मिनिमम एनर्जी के लिए ग्राफ ऐसा होता है। नेक्स्ट ये न्यूक्लियस में इस तरह का ग्राफ आएगा, इज अ ग्राफ ऑफ एनर्जी when the distance is RO, at that time energy is minimum, ठीक है। एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी, क्यों? बिकॉज टोटल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे जीरो, जितना अट्रैक्टिव फोर्स है उतना रिपल्सिव फोर्स है, टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देयरफॉर एनर्जी विल बी मिनिमम। अगर मैं डिस्टेंस को RO से, ये डिस्टेंस है RO, अगर मैं डिस्टेंस को डिक्रीज करता हूँ, ओके, इफ द डिस्टेंस इज डिक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करो तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बट ज्यादा कब बढ़ रही है, व्हेन वी आर डिक्रीजिंग द डिस्टेंस। समझ में आ रहा है, डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम कॉल्ड यू मिनिमम। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यू मिनिमम।
It's called U minimum. अगर मैं एनर्जी उसको दे देता हूं, लाइक U अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने दे दी, तो डिस्टेंस कितना होगा तो हम लोग ये ग्राफ से पता कर सकते हैं। डिस्टेंस इतना हो सकता है या फिर इतना हो सकता है। यानी जब ये ऑसिलेट होगा, देखो अगर U जितनी एनर्जी दे रहा हूं तो ऑसिलेट होगा, और ऑसिलेट जब होगा तो उसके पास दो टाइप के डिस्टेंस होंगे। इट विल ऑसिलेट अबाउट R मिनिमम और यहाँ पे होगा R मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम के अराउंड वो ऑसिलेट होता रहेगा। ये वीडियो कौन ऑन कर रहा है भाई? ऑफ रखो वीडियो। यू मिनिमम से लेके यू मैक्सिमम तक वो ऑसिलेट होता रहेगा। ये जो येलो वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज यू मिनिमम और ये होगा यू मैक्सिमम। ठीक है, यू मीन और ये यू मैक्स। इन दोनों का एवरेज अगर निकालते हैं, एवरेज यानी मिड पॉइंट। देखो अगर इमेजिन ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ऑसिलेट हो रहा हो, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, यू मिनिमम से यू मैक्सिमम ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा हो, तो उसका एवरेज डिस्टेंस कितना बोलेंगे हम लोग? बोलो व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस इफ इट ऑसिलेट्स बिटवीन यू मिन एंड यू मैक्स? यहाँ से ऑसिलेट हो रहे हो तो एक्जेक्टली उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा ना, तो वी कैन राइट दिस इज यू मैक्स, यू मिन नहीं, आर मैक्स आर मिन बोलेंगे इसे। एनर्जी थोड़ी, तो डिस्टेंस है, दिस इज आर मीन और ये आर मैक्स। एवरेज डिस्टेंस कितना रहेगा? आर। और ये जो भी आर आया वो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना है? दिस डिस्टेंस इज, देखो कितना है, ये वाला डिस्टेंस तो है आर ओ, दिख रहा है ना? तो ये वाला जो आर आ रहा है, दिस मच डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके, ये वाला डिस्टेंस है वो आर से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन आर। एज अ रिजल्ट अगर इसको हीट एनर्जी देंगे तो डिस्टेंस आर से बढ़ जाएगा। तो समझ में आया तो अच्छा है, अगर समझ में नहीं आया तो इतना याद रखना, चीजों को गर्म करेंगे तो थर्मल ऑसिलेशन होगा, और थर्मल ऑसिलेशन की वजह से डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट विल अंडरगो एक्सपांशन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट थियरी, थर्मल एक्सपांशन। तो एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ भी है वहां पे, वाटर की डेंसिटी के साथ रिलेशन वाले ग्राफ, लेकिन वो हम लोग हीट कन्वेक्शन के साथ करेंगे। अभी देखते हैं थर्मल एक्सपांशन। तीन टाइप के एक्सपांशन हो सकते हैं थर्मल एक्सपांशन। इट मे बी लीनियर एक्सपांशन, it may be linear, it may be surface, or it may be volume. Linear expansion, surface expansion, and volume expansion. ये तीन टाइप के एक्सपांशन हो सकते हैं। लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। चलो लीनियर एक्सपांशन क्या होता है? इमेजिन एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, रेड कलर का रखते हैं, वो भी थोड़ा लाइट। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है,
इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। लेट द इनिशियल लेंथ इज एल, लेंथ इज एल, बाद में कितनी हो जाती है एल प्लस डेल्टा एल। तो लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, वी कैन राइट, ये जो चेंज इन लेंथ हुई यहाँ पे, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, वो किसके साथ प्रोपोर्शन में होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। जितना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा। और एक बात भी है, चेंज इन लेंथ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ ज्यादा हो तो भी चेंज इन लेंथ ज्यादा होती है। इमेजिन इफ यू हैव अ 10 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको गर्म करेंगे तो मान लो ये कितना होता है 11 सेंटीमीटर का। इफ यू हैव अ 10 किलोमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, तो इसको गर्म करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके टर्म्स में होगा, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो दैट्स व्हाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो तो चेंज इन लेंथ ज्यादा होती है। सो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल। इन दोनों को कंबाइन करते तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल डेल्टा टी। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू कीप अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे ऐसा रखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। इसमें अल्फा को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इन सबको थोड़ा कॉम्प्रेस कर देते हैं। क्या हो रहा है इससे, ओके अब सही है। ये तो लीनियर एक्सपांशन में क्या होगा, इस अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सिमिलरली सरफेस एक्सपांशन क्या होता है, देखो ये याद रखना, जब लीनियर एक्सपांशन हो रहा हो एट दैट टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर थिकनेस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। ये वाली जो थिकनेस होती है ना रॉड की, थिकनेस इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। वैसे ही सरफेस एक्सपांशन में क्या होगा, वी हैव टू इमेजिन अ सरफेस, सरफेस लाइक दिस। तो सरफेस इमेजिन करो, सरफेस की थिकनेस भी यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल है। ये वाले केस में अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे, इट विल अंडरगो एक्सपांशन, देयर विल बी चेंज इन एरिया। तो इनिशियल एरिया इज ए, इनिशियल एरिया इज ए, बाद में कितना हो जाता है ए प्लस डेल्टा ए। तो वी कैन से चेंज इन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी हो जाएगा। इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू कीप अ कांस्टेंट, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी हो जाएगा। इसमें बीटा को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपांशन। सिमिलरली अब देख लेते हैं वॉल्यूम के लिए। इस अल्फा की जगह के एल एम एन ओ पी आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरीली अल्फा ही लेना है। बट यहाँ पे एक थोड़ा रिदम रहता है कि भाई चलो अल्फा के बाद बीटा लिया, बीटा के बाद गामा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ग्रीक वर्ड्स हमको यूज करने, बाकी आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। तो वॉल्यूम एक्सपांशन में क्यूब जैसा कुछ इमेजिन करो, ओके, देयर इज अ क्यूब लाइक दिस, बनेगा, ओके। पहले क्यूब ऐसा है,
इसको गर्म कर दे तो इसका वॉल्यूम एक्सपांशन होगा, ऐसा हो गया, undergoes एक्सपांशन। तो इसमें भी वही वाले इक्वेशन लगाने, पहले वॉल्यूम v, बाद में हो जाता है v प्लस डेल्टा v। We can write change in volume is proportional to original volume, change in volume is proportional to change in temperature। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, डेल्टा v proportional to v delta t। if you remove proportionality sign you have to keep a constant, वो कांस्टेंट है यहाँ पे गामा, v डेल्टा t इसे गामा बोलते हैं, कॉल्ड गामा। गामा का वैल्यू क्या होगा, गामा को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ये गामा एक, ये ना जैसे प्रेशर का भी पी होता है, पावर का भी पी होता है, वैसे जो गामा है, गामा को कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन भी बोलते हैं। और गामा करके रे भी आएगी न्यूक्लियस वाले चैप्टर में नेक्स्ट ईयर, तो वो सारे के दोनों गामा सेम नहीं होंगे, ठीक है। गामा रेज होती है जो न्यूक्लियर रेडिएशन से बाहर निकलती है, वो हल्क जिससे बना था, और ये वाला जो गामा इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो ये लिखो जल्दी से पूरा, देन रेज योर हैंड। ये बताओ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा के यूनिट्स क्या होंगे, जैसे अल्फा को देख लेते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ अल्फा। देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी होगा ना, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। यस कृष्णा सही है, इट विल बी केल्विन इनवर्स। देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी। डेल्टा एल का यूनिट होता है, इट इज चेंज इन लेंथ, ये भी चेंज इन लेंथ, ये लेंथ बाय लेंथ तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो बचा सिर्फ डेल्टा टी। वी कैन राइट केल्विन इनवर्स, अल्फा का यूनिट होगा केल्विन इनवर्स। बीटा का क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी, इसका यूनिट क्या होगा, यस दिव्य करेक्ट आंसर है, एंड आल्सो करेक्ट है। सबका यूनिट जो होगा इट विल बी केल्विन इनवर्स, क्या होगा, इट विल बी केल्विन इनवर्स। इसका भी कितना होगा, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी डेल्टा टी, इसका भी यूनिट होगा केल्विन इनवर्स। ओके मतलब केल्विन इनवर्स तो यूनिट मिल गया, अगर मान लो डिग्री सेल्सियस में लिखना हो तो क्या यूनिट आएगा, इफ आई वांट टू राइट डाउन द यूनिट इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा। नहीं -273 नहीं होगा सेल्सियस में, आंसर क्या आएगा डिग्री सेल्सियस में, नहीं, जिन लोगों ने आंसर दिया सबके सब गलत आंसर है। डिग्री सेल्सियस इनवर्स में क्या होगा, आनल करेक्ट आंसर। चलो मैं ये बता देता हूँ, चलो ये बताने से पहले एक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये बताओ
इट्स इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर हो जाता है 127 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ सेल्सियस में बताओ, एंड चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा? बताओ जल्दी से, चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा? चलो भाई, सेल्सियस वाले आंसर सबके करेक्ट है, केल्विन वाले भी बताओ। मुस्कान, वनीशा, प्रिया, सेल्सियस वाले करेक्ट आंसर सही है। कृष्णा, सेल्सियस वाला आंसर करेक्ट है, केल्विन वाला आंसर गलत है। दिव्या, करेक्ट आंसर। ओके, चलो मैं बता देता हूँ आंसर क्या आएगा, बिकॉज ये बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, पहले डिग्री सेल्सियस में फाइंड करते हैं, चेंज कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। केल्विन के लिए क्या करेंगे, देखो केल्विन और सेल्सियस का क्या रिलेशन है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में टेम्परेचर है 100, तो 100 प्लस 273 करेंगे, आंसर आएगा 373। ऐसा हमको लगता है बट ऐसा नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। क्या नहीं होता है वो याद रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। आंसर यही रहेगा, क्या आंसर रहेगा, ये मेथड भले ही हमको आता हो, बट temperature change in temperature if it is 100 degree celsius, so change in kelvin also will be 100 kelvin, okay। कैसे हुआ बता देता हूँ, देखो 27 डिग्री सेल्सियस यानी कितना होता है, इट इज 300 केल्विन, 300 केल्विन। 127 डिग्री सेल्सियस यानी कितना होगा, इट विल बी 400 केल्विन। अब देखो केल्विन केल्विन को माइनस करके विल गेट द आंसर, ठीक है, 100 केल्विन ही आंसर होगा। तो टेम्परेचर अगर पूछा हो तो टेम्परेचर के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, फॉर टेम्परेचर वी कैन टेक 27 को 273 के साथ ऐड करना होता है, बट व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में करो या चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में करो, आंसर हमेशा सेम आएगा, ओके, बिकॉज दोनों के बीच में प्लस वाला रिलेशन है, ठीक है। सो डेल्टा टी इज 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100 केल्विन। चेंज की बात चल रही हो तो दोनों सेम लिखना है। तो ये वाला केस लिख लो, खास दिमाग में, छोटे दिमाग में डाल देना, बिकॉज जब आप लोग JEE नीट दे रहे हो तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, ओके। तो लिखो, उसके बाद बताता हूँ वो यूनिट्स के बारे में समझेंगे फिर। पहले देख लेते हैं ये यूनिट्स। व्हेन यूनिट इज केल्विन इनवर्स, देखो केल्विन इनवर्स किसका यूनिट, चेंज इन टेम्परेचर का, समझ में आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में फाइंड करो या सेल्सियस में फाइंड करो, दोनों एक ही होते हैं, इसलिए इसका यूनिट हम लोग डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी बोल सकते हैं। और 273 ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यस वेदांशी, सही है, केल्विन इनवर्स ही, सेल्सियस इनवर्स ही होगा। ले लेना इसका स्क्रीनशॉट, लिखा हो तो अपडेट कर देना, यूनिट और करके, यहाँ पे भी और यहाँ पे नीचे चेंज इन टेम्परेचर है इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। Now let's see relation between alpha and beta.
पहले शॉर्टकट से करा था, एकदम छोटे वाले शॉर्टकट से, फिर लॉन्ग कट से करा था, ठीक है। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इमेजिन एन ऑब्जेक्ट जिसका एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग एक्सपांशन, उसकी लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेड्थ भी बढ़ेगी, लाइक दिस। इफ दिस एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको गर्म करेंगे तो उसका एक्सपांशन होगा, तो यहाँ पे लेंथ भी इंक्रीज होगा और ब्रेड्थ दोनों इंक्रीज होगी। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर मान लेता हूं, ठीक है, इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इनिशियल एरिया बोल सकते हैं, वी कैन राइट इनिशियल एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया, याद है ना, ऐसा हम लोग लिखते थे, ये इसको ऐसा लिखते थे, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अगर हम लोग बीटा की बात करें, टॉक अबाउट बीटा, बीटा क्या होता है, लाइक डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी, इफ ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो पता है चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ये पढ़ते थे, इफ ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो डेल्टा ए कितना होगा, इट विल बी 2 टाइम्स डेल्टा एल। याद आ रहा है ऐसा कुछ? इफ एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, डेल्टा ए होता है, या फिर ऐसा होता है डेल्टा ए बाई ए, यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। ऐसा कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी थे चैप्टर नंबर 2 में। हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। देयरफॉर इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन मिला है, इसमें मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी बाई ए, वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसमें ये कट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड है डेल्टा ए बाई ए, इट विल बिकम 2 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये रख दूंगा, आई लाइक 2 डेल्टा एल बाई एल विल गेट 2 डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। अब याद करो डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, इट इज अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, 2 अल्फा एल डेल्टा टी बाय एल इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। ये कट हो जाएगा, एल भी कट हो जाएगा, विल गेट बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हो तो बीटा का वैल्यू होता है 2 टाइम्स अल्फा। फिर से बता देता हूँ शॉर्टकट में, अभी एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, therefore delta a by a is equal to 2 delta l by l, delta a is equal to beta a delta t by a is equal to 2 डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है, इट इज अल्फा एल डेल्टा टी, ग्रेट अल्फा एल डेल्टा टी बाय एल, सब कुछ कट हो जाएगा, ए ए एल एल डेल्टा टी, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। ओके, तो ये था रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। पहले ये लिख लो, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे इफ इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होगा। ओके, ये लिख लो, देन रेज योर हैंड। दिस वाज फॉर स्क्वायर, अब देखते हैं रेक्टेंगल के लिए।
रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट को हम लोग हीट करते हैं, एज अ रिजल्ट इट विल अंडरगो एक्सपांशन। इनिशियली कुछ ऐसी थी, अरे यार ठीक से नहीं बन रही। ओके, द शीट इनिशियली, अब इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, इट अंडरगोज एक्सपांशन। अब ध्यान देना, इट अंडरगोज एक्सपांशन, एक्सपांड होने के बाद ऐसा हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक्सपांशन में सिर्फ लीनियर ही होगा, सब जगह से एक्सपांड होगा। मान लो ये इतना एक्सपांशन इसके अंदर हो रहा है, ओके, दिस इज द टोटल एक्सपांशन। तो इनिशियली जो अंदर की तरफ दिख रही है वो वाली है, और बाद में वो एक्सपांड होके इतनी बड़ी हो जाती है। तो अगर इस तरह का एक्सपांशन हो रहा हो सब जगह से, तो वी कैन से ये जो होगा, दिस इज द चेंज इन लेंथ, समझ में आ रहा है, दिस इज चेंज इन लेंथ। और ये जो होगा, दिस विल बी द चेंज इन विड्थ और चेंज इन ब्रेड्थ, इसे बोलेंगे डेल्टा वी। ठीक है, इसका एक्सपांशन हो गया। इतना सा जो पोर्शन होगा, यहाँ पे जो एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, चेंज इन एरिया, वो इतना सा एरिया, कौन सा, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना, वो ब्लू वाला टोटल ये वाला जो एरिया है, दिस इज द चेंज इन एरिया। ओके, थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बना दे, इसमें मजा नहीं आएगा, मैं कुछ अलग डायग्राम बना देता हूँ। इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज लाइक दिस, और बाद में उसका एक्सपांशन हुआ, और एक्सपांशन होने के बाद ये ऐसा हो गया लाइक दिस। ठीक है, एक्सपांड होने के बाद लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इंक्रीज हो रही है। This will be the change in length, this is delta L। ये जो होगा, दिस विल बी चेंज इन ब्रेड्थ, डेल्टा बी। चलो, ये लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, ये वाली लेंथ ओरिजिनल लेंथ है L। पर ये ओरिजिनल लेंथ है, तो नीचे वाली भी ओरिजिनल लेंथ होगी ना, दिस आल्सो विल बी द ओरिजिनल लेंथ। याद रखना, यहाँ पे जो चेंज इन एरिया ना मैं शेड करके बता देता हूँ, तो भूल नहीं जाओ आप लोग। ये जो है, दिस इज द चेंज इन एरिया, इतना सारा एरिया बढ़ गया, ठीक है। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे था, ये जो है ना, जो ब्लिंक हो रहा है, दिस इज द इनिशियल ऑब्जेक्ट, और उसको गर्म किया तो एक्सपांशन हो गया, और जो ऑरेंज वाला पोर्शन दिख रहा है, दैट इज द टोटल चेंज इन एरिया। बड़ा इसलिए बना है हम लोग, ताकि उसके अंदर हम लोग लिख सके सब कुछ। यहाँ पे 3 एरिया बन रहे हैं, ठीक है, जो एरिया इंक्रीज हुआ, देयर आर 3 टाइप ऑफ एरियाज। कौन सा है, एक तो ये ऑरेंज वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, इतना एरिया इंक्रीज हुआ। दूसरा ये वाला इंक्रीज होगा, पिंक वाला। एंड तीसरा जो इंक्रीज हो रहा है वो ग्रीन वाला, ये रहा। अभी 3 एरिया इंक्रीज हो रहे हैं, मैं सबके नाम दे देता हूं। लेट दिस बी डेल्टा A1, ये वाला जो है वो डेल्टा A1 मान लेते हैं इसे। दिस इज डेल्टा A2, और ये डेल्टा A3, ठीक है। 3 टाइप के एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। इन तीनों को मिलाएंगे तो वो जो एल शेप का बन रहा है, उतना एरिया इंक्रीज हो रहा है। सो आई कैन राइट चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, याद रखना हमको क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर शीट के लिए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, भूल मत जाना, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये हम लोग अभी फाइंड कर रहे हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3। ओके, 3 टाइप के जो एरिया है वो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो इसमें से ये वाला जो एरिया होगा ना, पिंक वाला, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल इसलिए बिकॉज ये दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है। किसका मल्टीप्लीकेशन है, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एल, जो बहुत ही कम होता है। जैसे मान लो डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1, डेल्टा बी की वैल्यू है 0.01, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट्स में होती है वैल्यूज,
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और भी छोटी हो जाएगी। तो ये वाले जो डेल्टा एल और डेल्टा बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पिंक वाला जो पोर्शन दिख रहा है, उसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ, कुछ डाउट हो तो मुझे तुरंत बता देना। पहले डेल्टा A1 की वैल्यू लिख रहा हूँ। डेल्टा A1 विल बी L डेल्टा बी, A2 होगा डेल्टा L डेल्टा बी, और डेल्टा A3 का वैल्यू होगा डेल्टा L इंटू बी। कुछ डाउट है इसके अंदर? देखो सबसे पहले ये वाला एरिया, ये जो A1 है, A1 इज दिस मच एरिया। ये जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, दिस विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ तो L फिक्स है, ठीक है, L इज अ लेंथ, ये लेंथ L ही होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना सा जो होगा डिस्टेंस, ओके, वो डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी, देखो डेल्टा बी याद आ रहा है, दिस इज डेल्टा बी, इसलिए यहाँ पे लिखा डेल्टा बी, ठीक है। तो डेल्टा A1 इस तरह से हो गया। दूसरा है डेल्टा A2, डेल्टा A2 यानी इतना सा एरिया, देखो इतने से एरिया में तो लिखा हुआ ही है चेंज इन लेंथ एंड इनटू चेंज इन ब्रेड्थ। और ये वाला जो एरिया होगा ऊपर वाला, वो मैंने लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है देखो, डेल्टा L इंटू बी। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, देखो लेंथ ऑफ दिस मच पोर्शन इज डेल्टा L, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, इट इज बी, ओरिजिनल ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। इसमें से ये वाला एरिया निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको डेल्टा बी लिखना था। we can neglect this part because it is very very small। ये वाला जो पोर्शन है वो निगलेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, विल गेट L डेल्टा बी, L डेल्टा बी प्लस डेल्टा L इंटू बी, इतना पोर्शन बचा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा A। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। याद रखना हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये डायग्राम को भी थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब देखो डेल्टा बी की वैल्यू क्या होती है और डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है। ये फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ पे लेंथ तो चेंज हो रही है, ब्रेड्थ भी चेंज हो रही है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बी डेल्टा टी। ये दोनों वैल्यूज रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और ये भी इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। याद रखना ब्रेड्थ का भी यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लीनियर एक्सपांशन ही रखेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, 2 एंड 3 दोनों की वैल्यू 1 में रख देते हैं। तो चेंज इन एरिया का वैल्यू क्या होगा, चेंज इन एरिया विल बी L डेल्टा बी की जगह रखेंगे अल्फा बी डेल्टा टी प्लस डेल्टा L इंटू बी, यानी क्या लिखेंगे, अल्फा L डेल्टा टी इंटू बी। अब इसमें ये बताओ लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, इट इज एरिया। यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, so we can write this will be equal to delta A is equal to A alpha delta T plus A alpha delta T, that will give it 2A alpha delta T। this is delta A को मैं नीचे ले आता हूं, तो क्या मिलेगा, डेल्टा A बाई A इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। या तो फिर एक काम करते हैं, ऐसा मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डेल्टा A की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा A इज बीटा A डेल्टा टी, ये करके खत्म कर देते ना इसे, इक्वल टू A अल्फा डेल्टा टी। बस दोनों साइड हिंसा चालू कर दो, कट करने का, डेल्टा टी कट हो जाएगा, ए भी कट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, विल गेट बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो रेक्टेंगुलर शीट हो या फिर स्क्वायर हो, ठीक है, दोनों के लिए बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। ओके,
तो ये जो मैंने अभी सॉल्व किया, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये लिखो एंड देन यू कैन लीव। जिसको डाउट हो रह सकता है, अदर्स कैन लीव।